से हम लोगों ने देश की सेवा के लिए अपने उन बहादुर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा उन सभी सैनिकों के प्रति जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, बलिदान दिया, उनके स्मारक को बनाने की कार्रवाई जहां प्रारंभ हुई, वहीं राज्य सरकार ने कोई भी सैनिक देश की सेवा करते हुए, सुरक्षा करते हुए शहीद होता है तो सेना और भारत सरकार के स्तर पर जो सहयोग मिलता है तो मिलता ही है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर 50 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देती है, सैनिक के सम्मान में स्मारक बनाती है और सैनिक को हर प्रकार की सुविधा देने का उस परिवार को कार्य भी करती है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर और भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और गाजीपुर का तो ये सौभाग्य है कि देश के परमवीर चक्र विजेता 1965 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली जो भारत की बहादुर जवान थे, इस धरती, इस माटी के भी एक सपूत अब्दुल हमीद इसी माटी के सपूत थे और 1965 में उनके पराक्रम के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान है, वह उन्हें प्रदान किया। उनके परिवार के लोगों के साथ हमारा कई बार संवाद हुआ और कई बार कार्यक्रम मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। लखनऊ में उनके कार्यक्रम में या उनका मेरे पास आना जाना लगातार बना रहा। गहमर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है जहां पे सर्वाधिक सैनिक लेने वाला गांव है, इसी जनपद के अंदर पड़ता है। गौमर भी इसी जनपद में, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, लेकिन अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। एक सैनिक के रूप में सेना में जाकर के, अर्धसेना में जाकर के, पुलिस बल में जाकर के उन दायित्वों का निर्वहन करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस अवसर पर स्वागत करता हूं और जो सम्मान का कार्यक्रम आज यहां पर पूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, उस सम्मान के अवसर पर हमारी इच्छा थी सभी पूर्व सैनिकों को सम्मान करें, लेकिन आपकी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी व्यस्तता के कार्यक्रमों में कुछ का यहां पे सम्मानित किया गया है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक सम्मान है। हर व्यक्ति के मन के प्रति, आप हर सैनिक के प्रति भारतीय जनता पार्टी परिवार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश सम्मान का भाव रखता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है, आपके हितों के संवर्धन के लिए हर स्तर पर सहयोग करने को तत्पर रह करके कार्य करेगी। जय हिंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से पहले आपसे अनुरोध है कि अपना मोबाइल आप लोग साइलेंट मोड में रख लें, क्योंकि बार बार घंटी बज रही है, तो इससे अपने अतिथियों को कठिनाई हो रही है। अब मैं अपने देश के सबसे बड़ी पार्टी के, पूरे विश्व की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से आग्रह करता हूं कि संबोधित करें। आज के इस पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री और हमारे इस गाजीपुर क्षेत्र के क्लस्टर को संगठन की दृष्टि से देखने वाली ऐसी हमारी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे बहुत ही जुझारू
सांसद और प्रदेश के महामंत्री श्री सुब्रत पाठक जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र शर्मा जी, हमारे कर्नल रंजीत उपाध्याय जी, जिनका हमें अभी आशीर्वाद मिला, सुबेदार मेजर मार्कंडेय सिंह जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती सपना सिंह जी, हमारे एमएलसी विशाल सिंह चंचल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सभी हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाई, ऐसे हमारे वरिष्ठ सज्जन वृंद और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ उस धरती पर आने का मौका मिला है जहां से हमारे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी का संबंध है। ऐसा गौरवमय इतिहास रखने वाले स्थान पर मैं आया हूं। मैं आज के दिन शहीद राम उग्र पांडे जी को भी याद करता हूं और आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी भी होती है और इस पवित्र और ये क्रांतिकारी भूमि को के में आने पर मैं इस भूमि को भी नमन करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। आप सब लोगों ने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से, एक अनुशासित तरीके से, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होते हुए आपने देश की सेवा की है और ऐसे सज्जन वृंद से जो शौर्य के लिए जाने जाते हैं, जो देश की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनका से मिलकर के प्रेरणा भी मिलती है और आप सबके आशीर्वाद से हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देश की सेवा की है, उन्हीं प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग भी लगे हैं कि आगे देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करेंगे। मैं यहाँ इस बात से भी गौरवान्वित होता हूं कि भारत की फौज दुनिया की उन फौजों में मानी जाती है जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, यानी ताकतवर फौजों में मानी जाती है। और सिर्फ हार्डवेयर में ही नहीं, हार्डवेयर मतलब सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं, उसके फौजी की ताकत में मानी जाती है, यानी सॉफ्टवेयर भी उसका उतना ही स्ट्रांग है, यह दुनिया मानती है फौज के बारे में, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमेशा क्राइसिस के समय में, चाहे वो क्राइसिस कोई आपदा के कारण हो, चाहे वो क्राइसिस बॉर्डर पर हो, चाहे वो क्राइसिस किसी भी तरीके का रहा हो, आप सब लोगों ने अपने जीवन को उस कार्य में तत्परता से, तल्लीन से लगाया है और इस कारण से आज हम सुरक्षित दिखते हैं। यह भी मैं इस बात को भी हम जब जानते हैं कि आपने किस तरीके से बॉर्डर्स की रक्षा की है, तो हमारा भी दिल निश्चित रूप से देश में आपके योगदान को बारंबार याद करता है। आप सब लोगों ने में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद 65 की लड़ाई देखी हो, 71 की लड़ाई देखी हो, कारगिल का युद्ध देखा हो। इस सभी युद्धों में हम जिन विपरीत परिस्थिति में लड़ते रहे और जिन विपरीत परिस्थिति में हमने देश की रक्षा की है, वह सराहनीय है और उसके लिए भारत का एक एक जनता, भारत की एक एक नागरिक आपको सलाम करता है और आपका यश गान करता है। मैं लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज फौज की दृष्टि से भी और बॉर्डर की दृष्टि से भी अब बदलता भारत है। अब वो भारत नहीं है जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा। अब वो बॉर्डर नहीं है जो आपने कुछ समय पहले उसकी स्थिति देखी होगी। आज मैं आपको, क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं लेकिन आपकी जानकारी तो पूरी होगी, आज जिस मूल परिवर्तन के दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वह सच में देश की रक्षा के लिए बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कड़े फैसले लेकर के देश की सुरक्षा रक्षा के लिए
आगे बढ़ने का काम हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं तो टेररिज्म का विषय उठा लीजिए। हमेशा विदेश नीति में भारत को दोषी माना जाता था। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व के पटल पर यह साबित कर दिया है कि भारत न टेररिज्म करता है, न टेररिज्म सहन करता है और उसके विरोध में आगे बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान अलग अलग दुनिया में पड़ गया है। उसकी जितने भी वक्तव्य यूएनओ में आते हैं, दुनिया उसको कभी सीरियसली नहीं लेती है। दुनिया की नजरों में समझ में आ गया है कि आतंकवाद की जननी कहां है और भारत ने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है, वह भी हम सबके समझ में आया है। दूसरा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एक समय था, मैं तो फौज के परिवार से आता हूं। मेरे अगर रिश्तेदारी जोड़ी जाए तो एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 ब्रिगेडियर्स और 4 कर्नल्स हमारे परिवार में हैं। और मेरे को फौज को समझने की बड़ी इच्छा होती रहती है। तो भारत ने भी फौज में वो स्थिति भी देखी, 1962 की लड़ाई भी देखी, जब बिना उस समय जो स्थिति थी आपको मालूम है, हमारे फौजी किस हालत में उस ठंड में जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन लोगों ने वो लड़ाई में भी अपने पराक्रम को साबित कर किया। वो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा कि हमारी नीति क्या थी, सामान बाहर से खरीदो, सामान बाहर से खरीदो। और हमारा इंपोर्ट होता था सामान, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर यह भी आपके ध्यान में आएगा कि ये जो मोदी जी से पहले की सरकार थी, यूपीए की सरकार, इसमें कोई खरीद हुई ही नहीं। हमारे फौजी भाई मुसीबत में पड़े रहे, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। पनडुब्बी में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। हेलीकॉप्टर में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। 2009 से लेकर 14 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे गए। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। और हमारी इंपोर्ट, हमेशा हर चीज इंपोर्ट करो, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, एरोप्लेन, फाइटर जेट्स के घोटाले, जो खरीदारी करनी उसमें घोटाला ही घोटाला। और घोटाले के कारण फैसला न लेने की स्थिति आकर के खड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत की फौज को फिर से लैस किया गया। राफेल का बेड़ा आया, हमारे हेलीकॉप्टर्स आए, हमारे हर तरीके से अपने विकास के लिए योजनाएं बनी। यह सब कुछ उस समय हुआ है। और जो हमारी डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट पर, वह अब एक्सपोर्ट पर हो गई। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 2014 में 1941 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे। आज हम डिफेंस का अपने लिए तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो ही गए, अपने लिए तो हमारे पास माकूल हो ही गया। लेकिन अब हम दुनिया को 11,660 करोड़ रुपए का बाहर बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट 6 गुना भारत, ये 14 से 22 के बीच में 6 गुना भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया। आप बताइए, वॉर मेमोरियल कब तय हुआ था कि वॉर मेमोरियल बनेगा? तय हुआ था कि नहीं हुआ था? दिल्ली में तय हुआ था कि नहीं हुआ था? किसने रोका था? क्यों रुका था? क्यों मोदी जी का इंतजार कर रहा था? आज आप देखिए, वो इंडिया गेट के पास क्या भव्य वॉर मेमोरियल बना है। हमारे देश के शहीदों को दुनिया याद कर रही है और देश उनको समर्पित होकर के देख रहा है। वह भी होने लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते। अभी पिछले साल तक हमारा नेवी के फ्लैग में सेंट जॉर्ज का क्रॉस
ये नेवी के फ्लैग में था। अब उसकी जगह पर शिवाजी का राजमुद्रा का डिपिक्शन उसमें दिखाया जा रहा है। ये आज भारत की नेवी का झंडा है। ये अंतर को आपको समझिए। कभी सोचा था कि हम आईएनएस विक्रांत वो भारतीय इंडिजिनस होगा, उसमें 76% का कार्य जो होगा वो भारतीय होगा, और वो आईएनएस विक्रांत हमारा जो बेड़ा है वो बेड़े में शामिल होगा। लेकिन आज वो शामिल हो गया है, वो भी हम सबको पता है। हमारा जो मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है एलसीएच प्रचंड, इसकी भी तैयारी चली है और इसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग पूरी की पूरी भारत में वडोदरा में हो रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह की ये लगभग 21,935 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट कैपिटल बजट के लिए है वो 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट पर खर्च हो रहा है, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिफेंस की बढ़ सके, हमको दूसरे पर निर्भर ना करना पड़े। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। आप देखते होंगे टेररिज्म में आए दिन कभी काशी में ब्लास्ट हो रहा है, काशी में कचहरी में ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं और ब्लास्ट हो रहा है। आज टेररिज्म की सारी गतिविधि, कुछ घटनाएं जेएनके में, कुछ पंजाब में कुछ घट रही हूं, लेकिन सारे देश में टेररिज्म की गतिविधि जीरो हो गई है। इसको भी ध्यान में रखना होगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 300 आइटम्स अब भारत में ही डिफेंस की बनेगी, 300 आइटम्स। कभी सोचा था कि ऐसे कड़े फैसले कोई सरकार लेगी? मोदी जी की सरकार ने लिया। हम बार बार हर एक चीज बाहर से मंगवाते हैं। अब 300 आइटम्स भारत में बनेंगे, इस तरीके की स्थिति हुई है। मैं फौजियों के परिवार से आता हूं, आप लोग खुद फौजी हैं, आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे, मैं आपको उसमें क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई क्या थी कि पुंछ के बॉर्डर पर गोली चलती थी और रिपोर्ट होता था नगरोटा में, और नगरोटा रिपोर्ट करता था अंबाला के कोर हेडक्वार्टर, एरिया हेडक्वार्टर को, और अंबाला रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर के कोर हेडक्वार्टर को, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली को, और दिल्ली बोलता था रुको आपको जवाब देते हैं। हमारा फौजी वहां गोली से लड़ रहा है, वो बेचारा पुलिस से पूछ रहा है रास्ता क्या है, पहले नगरोटा, नगरोटा से अंबाला, अंबाला से चंडी मंदिर, चंडी मंदिर से दिल्ली हेडक्वार्टर, और दिल्ली हेडक्वार्टर का जवाब रुक जाओ। जब से मोदी जी आए हैं तब से फैसला हुआ है जहां से गोली चले वही जवाब देकर के समाप्त करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर। ये बदलता भारत, ये बॉर्डर की रक्षा की दृष्टि से मैं आप लोगों के साथ जरूर कहना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है कि डिफेंस का कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। आप देखिए ये डिफेंस कॉरिडोर नहीं होगा, ये पावर हाउस होगा, ये उत्तर प्रदेश का पावर हाउस बनेगा, ये हमको समझना है। और जो डिफेंस का कॉरिडोर बुंदेलखंड बिहार और ये जो हमारे उसमें जो जुड़ेगा, तो वो भी किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो भी आपके ध्यान में। मैं आप सबसे को एक निवेदन करना चाहता हूं, ये जो फसली बटेरे हैं ना, इनसे जरा जरूर सावधान रहिए। अब आप देख रहे फसली बटेरे कौन है? ये ऐसे होते हैं जब फसल लग जाती है ना तो आते हैं चढ़ के चल देते हैं और कुछ नहीं करते। आप बताइए, पी चिदम्बरम ने 1 रैंक 1 पेंशन पर जाते जाते फाइनेंस मिनिस्टर के तरीके से 500 रुपए रखे थे कि नहीं रखे, 500 करोड़ रुपए रखे थे कि नहीं रखे। वो इतना अनपढ़ थे कि उनको मालूम था कि 500 करोड़ में कुछ होना नहीं है। ये 1 रैंक 1 पेंशन
500 करोड़ में निपटना था क्या? आज मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आपके खातों में पहुंचाया। 35,000 करोड़। और उसी तरीके से हमारे बजट में, जो हमारा बजट था 44,000 करोड़ से उसको बढ़ा करके 1 लाख, हमारा जो पेंशन का बजट था, क्षमा करिएगा, जो पेंशन का बजट था वो 44,000 करोड़ रुपए से बढ़ करके अब 1,12,000 करोड़ रुपए डिफेंस का हो। उसी तरीके से इंक्रीज वन रैंक वन पेंशन में 40% की गई है। और इंक्रीज जो प्रेजेंट आर्मी मैन है, जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में 55% की वृद्धि की गई है। ये भी हमको ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री जी का मानना है कि अगर फौजी ताकतवर बनता है तो देश ताकतवर बनता है और देश की सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी दिवाली हमेशा फौज के साथ मनाई, और वो भी सरहद पर मनाई। ये संदेश है, आप अकेले नहीं है बॉर्डर पर। देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ 140 करोड़ का देश आपके साथ खड़ा है, इस बात का संदेश। और उसी तरीके से आप देखिएगा, आपके यहां जो हमारे कॉम्बैटेंट जो हमारे पोस्ट थी, वह भी कन्वर्ट करके नॉन कॉम्बैटेंट पोस्ट जो थी उसको भी कॉम्बैटेंट पोस्ट में 57,000 लोगों को उसमें भी जोड़ा गया है। वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट की बातचीत की थी। 1,46,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिमांड थी, और ये कब थी? 2009 से 2014 तक। और आज मैं आपको बता सकता हूं कि 5 साल के अंदर, और 5 साल कुछ नहीं हुआ, और अब हमारे सरकार ने 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीद करके आर्मी को दी है। ये आप समझिए ना, बुलेट प्रूफ जैकेट आप मांग रहे थे कितने? 1,86,000। कब मांग रहे थे? 2009 में। 2014 तक नहीं खरीदारी, और अब आपको 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। और इससे और मैं खुशी की बात बता दूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत खरीदता नहीं है, अब भारत दूसरे देशों को देता है। यह परिस्थिति आ गई है, हमको उसको संशोधित। और मित्रों, मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं। आप सब लोग फौज में रहे, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं पहाड़ी आदमी हूं, इसलिए कुछ फौज की जानकारी मुझे भी है। हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हुए जिन्होंने ये कहा कि हम फौज और बॉर्डर के लिए, बॉर्डर में हम इसलिए हम उसको अविकसित रखते हैं ताकि बॉर्डर अविकसित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये क्या नजरिया है, जरा सोचो मेरे दोस्त, ये क्या हालचाल है? ऐसे देश चलता है क्या? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूं? एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर बॉर्डर असुरक्षित, अगर बॉर्डर में वहां पहुंचने की व्यवस्था कम होगी तो बॉर्डर सुरक्षित होंगे। अरे, आपके आंखें मींचने से दुश्मन तो आंखें मींच नहीं रहा है। चाइना तो बना रहा था सड़क, तो आपको भी तो बनानी थी। और आपको ध्यान में होगा कि मैं क्योंकि पहाड़ का हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, और एक अपने इलाके का बता रहा हूं। अगस्त महीने से योगी जी हमारे यहां ट्रक चल पड़ते थे। अगस्त महीने से अक्टूबर महीने तक सारा रसल और सारा रसद ले पहुंचाया जाता था। पूरे 4-6 महीने पूरा सामान पहुंचाया जाता था। और अक्टूबर महीने में बर्फ गिर जाती थी और ले का रास्ता बंद हो जाता था, और मई महीने तक वही रसद पर सारी फौज चलती थी। हमें खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 किलोमीटर की अटल टनल बना करके 12 महीने सड़क अब ले के लिए खुली है, और कोई भी इस तरीके से रसद रखाने की जरूरत नहीं है, वहां पहुंचता है, सामान पहुंचता है। दूसरी बात, आप सब लोग फौज में रहे हो, आपको मालूम होगा एक कॉन्वॉय चलता था, आगे अफसरों की जीप चलती थी, पायलट चलती थी, उसमें
हरी झंडी होती थी, और फिर उसके बाद 50 ट्रक होते थे, 1 टनर, 2 टनर, 3 टनर, और सबसे अंत में होता था लाल रंग की झंडी। और फिर आप एक ब्रिज पर पहुंचते थे, वहां आपको हरी झंडी दी जाती थी। फिर 300 ट्रक निकाले जाते थे, और 300 ट्रक निकलने के बाद फिर रास्ता खुलता था, और आपको भी एक पुल क्रॉस करने में 3-3 घंटे लगते थे, रुकते थे 3-3 घंटे। आपको याद होगा ये तस्वीर। आज प्रधानमंत्री जी ने 2014 से 2022 के बीच में 3600 किलोमीटर की सड़क बॉर्डर पर बना दी है। ऑल वेदर रोड है, ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड, हर रोड, और डबल लेन है। और आपके पुल जो ऐसे ऐसे हिचकोले खाते थे, एक ट्रक निकालो फिर दूसरा ट्रक निकालो, मेरे आंखों से देखी हुई चीजें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज पक्के कंक्रीट के डबल लेन ब्रिजेस, और हाइट क्या है, 14,000, 13,000, 12,000, 12,000 की हाइट पर वो सड़क बन करके बीआरओ ने तैयार कर दी है। और आज हमारे बॉर्डर पर हमारे को कहीं भी पहुंचना हो, और इसीलिए जब डोकलाम का इंसिडेंट हुआ तो आपको याद होगा 2 दिन के अंदर हमारी भारत की फौज वहां पर तैनात थी। यह परिस्थिति आ चुकी है।